हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिवालकर आज बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। उसके पहले अगर आप हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। What is diabetes? Diabetes is a chronic condition due to high blood sugar level. Then what is the normal blood sugar level? First, fasting blood sugar level below 100 milligram per deciliter, that is between 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। खाना खाने के बाद postprandial blood sugar level and random blood sugar level should be less than 140 milligram per deciliter, 140 के अंदर रहना चाहिए। थर्ड, HbA1c that is glycosylated hemoglobin should be less than 5.6%। वो then between normal and diabetes there is a pre-diabetic condition, मीन्स अभी आपको डायबिटीज़ नहीं हुआ है और आपका शुगर लेवल नॉर्मल से भी ज़्यादा है, तो उस कंडीशन को हम प्री डायबिटीज़ कहेंगे। डायबिटीज़ के पहले का कंडीशन। प्री डायबिटीज़ कंडीशन भी जो है हार्मफुल है, उसमें आप डायबिटीज़ के तरफ आप जा रहे हैं। प्री डायबिटिक में लंबे समय तक आप रहेंगे तो उसमें भी हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक और डायबिटीज़ होने में की संभावना बढ़ जाएगी। तो प्री डायबिटीज़ कंडीशन के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन इसका वैल्यू, ब्लड शुगर वैल्यू क्या है ये जान लेते हैं। तो प्री डायबिटिक का ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर is between 100 and 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 100 और 126 के बीच में है फास्टिंग, तो प्री डायबिटिक है। सेकंड, पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर एंड रैंडम ब्लड शुगर शुड बी बिटवीन 140 एंड 200, 140 और 200 के बीच में है खाना खाने के बाद, तो वो प्री डायबिटिक है। एंड थर्ड, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन दैट इज HbA1c शुड बी बिटवीन 5.7 एंड 6.5%, 5.7 एंड 6.5% के बीच में। तो इस कंडीशन प्री डायबिटिक कंडीशन। तो व्हाट विल बी द वैल्यू इन डायबिटिक? अब डायबिटिक पेशेंट किसको बोलेंगे? तो पहला, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल शुड बी मोर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फास्टिंग अगर आपका 126 से ज़्यादा है, ऑन 2 सेपरेट टेस्ट, 2 बार अगर आप टेस्ट करते हैं, उस कंडीशन में अगर आपको हमेशा अगर आपको 126 से ज़्यादा मिल रहा है फास्टिंग, तो उसमें एक क्राइटेरिया ये हुआ। सेकंड, खाना खाने के बाद पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर एंड रैंडम ब्लड शुगर शुड बी मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 200 से ज़्यादा होना चाहिए। एंड साथ में 3P, व्हाट इज 3P? पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया, मीन्स ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा पेशाब लगना और ज़्यादा प्यास लगना। अगर साथ में अगर आपका ये सिम्टम्स है तो आप डायबिटीज़ कहेंगे। थर्ड, आपको HbA1c लेवल
शुड बी मोर देन 6.5%। दैट मतलब ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन लेवल आपको 6.5% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 3 चीज़ है तो आप डायबिटीज़ कहेंगे। तो आप नॉर्मल वैल्यू ब्लड शुगर लेवल जान गए, प्री डायबिटिक कंडीशन जान गए, एट डायबिटिक कंडीशन जान गए। प्री डायबिटिक कंडीशन में फास्टिंग वैल्यू जान गए, फास्टिंग बिटवीन 100 एंड 126 मिलीग्राम, और 100 एंड 126 मिलीग्राम के बीच में है तो प्री डायबिटिक, और 100 और 110 के बीच में है तो उसको ग्रे जोन कहते हैं। ठीक है, जिसका इम्पोर्टेंस मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब चलते हैं टाइप ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ 2 तरह का होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। What is type 1 diabetes? It is a chronic condition in which pancreas produces very little or no insulin। मतलब इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट इंसुलिन ही है। आपको इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ेगा क्योंकि इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है। ये जनरली लेस देन 40 इयर्स के एज में और अर्ली लाइफ में, बच्चे में ये कॉमन है क्योंकि बच्चे से ही कंडीशन दिखाई देने लगता है। इसका कॉज 2 है। पहला जेनेटिक कंडीशन, जिसमें कि आप पैंक्रियाज में बीटा सेल, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल बना ही नहीं है, इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है, इसीलिए अर्ली लाइफ में दिखाई पड़ जाता है। दूसरा ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन, ऑटो इम्यून कंडीशन, जिसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज हो जाता है, जिसके कारण से ये लेस देन 40 इयर्स में ये दिखाई पड़ने लगता है कि डायबिटीज़ है। तो इसका ट्रीटमेंट आपको इसमें इंसुलिन देना पड़ेगा। इसमें जनरली बॉडी वेट नॉर्मल रहता है और नॉर्मल से भी कम रहता है। टाइप 2 डायबिटीज़, it is a chronic condition in which body either does not produce enough insulin or resist insulin। मतलब इस कंडीशन में चाहे तो हमारा इंसुलिन का प्रोडक्शन उतना नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन इसमें इंसुलिन बन रहा है, या दूसरा कंडीशन क्या है, इंसुलिन रेसिस्टेंस, जो रिसेप्टर की गड़बड़ी के कारण, मतलब इंसुलिन आपका सफिशिएंट अमाउंट में है लेकिन वो इंसुलिन रेसिस्टेंस है, उसमें रिसेप्टर की गड़बड़ी के कारण है। ठीक है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है। लाइफ स्टाइल, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के कारण होता है और ये मोर देन 40 इयर्स के बाद होता है। जनरली पेशेंट इसमें ओबेस रहता है, वेट ज़्यादा रहता है, ओबेसिटी रहती है। इसका कॉज जैसा कि मैंने बताया कि पहला इंसुलिन रेसिस्टेंस, जो रिसेप्टर की गड़बड़ी, सेकेंड सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, हो रहा है लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है जितना होना चाहिए। थर्ड, दोनों इंसुलिन रेसिस्टेंस, दूसरा इनसफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन का। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इंसुलिन बढ़ाने वाली दवा, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, या इंसुलिन अगर कम है। अगर इंसुलिन रेसिस्टेंस है तो वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अप एंड डाउन रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर। कहने का मतलब है कि डायबिटीज़ के कंडीशन में अगर हम ब्लड शुगर ज़्यादा देखते हैं अगर रिपोर्ट में, तो हम सोचते हैं कि इसमें इंसुलिन देना है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स देना है जो कि इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाए। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ में हमें इंसुलिन का इंजेक्शन देना ही देना है क्योंकि वहाँ पर हमारा इंसुलिन नहीं बन रहा है। टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारा प्रॉपर डायग्नोसिस की ज़रूरत है,
हमें ये देखना है कि इसमें इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर इनसफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन बन रहा है, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, तो हमें इंसुलिन बढ़ाने प्रोडक्शन करने वाली ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स देना है या इंसुलिन देना है। लेकिन अगर हमारा इंसुलिन रेसिस्टेंस है तो उस केस में हम इंसुलिन बढ़ाने वाली दवा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स या इंसुलिन देंगे तो हमारा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, हमारा डोज बढ़ता जाएगा और हमारा डायबिटीज़ कभी क्योर नहीं होगा। तो इसलिए प्रॉपर डायग्नोसिस हमारा बहुत ज़रूरी है कि ये किस तरह का डायबिटीज़ है, और टाइप 2 डायबिटीज़ है तो इसका इंसुलिन का क्या लेवल है, इंसुलिन रेसिस्टेंस है या इनसफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। ब्लाइंड ट्रीटमेंट जो है नहीं कि अच्छा डायबिटीज़ है और हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स दे रहे हैं, तो प्रॉपर डायग्नोसिस और अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटमेंट। नाउ वेरिएंट ऑफ द डायबिटीज़। फर्स्ट, एक्यूट फुलमिनेंट डायबिटीज़। इस कंडीशन में ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियाज। मतलब आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ जिसके कारण से बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियाज का डिस्ट्रक्शन हो गया। टोटल डिस्ट्रक्शन नहीं, कुछ हद तक जो है 5% 10% बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाने से आपको डायबिटीज़, ब्लड शुगर, इंसुलिन प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में सिक्रेट नहीं होगा तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। ये बिहेव्स लाइक ए टाइप 2 डायबिटीज़। तो इस कंडीशन में आपको कुछ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग दवा, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स या इंसुलिन देना पड़ेगा। सेकंड, लाडा, LADA, लाडा। लाडा is a autoimmune diabetes mellitus of the young, means autoimmune destruction of the beta cell of the pancreas, जिसमें इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, बीटा सेल का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन जो कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है। तो एडल्ट कंडीशन में भी आपको लेटर एज में भी अगर कुछ ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो गया ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण, तो आप इस कंडीशन में यू बिहेव एज अ टाइप 1 डायबिटीज़, तो आपको इस कंडीशन में इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी ट्रीटमेंट में। थर्ड, मोडी, MODY, मोडी, मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ इन यंग। इस कंडीशन में इट इज़ ए जेनेटिक कंडीशन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ रहेगा, ऑटोजोमल डोमिनेंट कंडीशन है जिसमें आपको टाइप 2 डायबिटीज़ की तरह ये बिहेव करेगा, जो यंग एज में भी ये दिखाई देगा। मीन्स टाइप 2 डायबिटीज़ में मीन्स आपको इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बनेगा, इनसफिशिएंट अमाउंट में थोड़ा इंसुलिन रहेगा, लेकिन ये टाइप 1 की तरह नहीं है, टाइप 2 की तरह बिहेव करेगा। तो इस केस में आपको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स की ज़रूरत पड़ेगी या इंसुलिन को देना पड़ेगा। फोर्थ, ड्यू टू स्ट्रेस, लेटेंट डायबिटीज मेलाइटस ड्यू टू स्ट्रेस। अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा है तो ये आप बिहेव करेगा टाइप 2 डायबिटीज़ के तरह, तो उस समय आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो इस केस में अगर आप स्ट्रेस को जो है ख़त्म कर देंगे तो डायबिटीज़, ब्लड शुगर लेवल आपका नॉर्मल हो जाएगा। फिफ्थ इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जनरली ये बच्चे के केस में जो है दिखाई देता है, जहाँ प्रोटीन माल न्यूट्रिशन है, जिस पेशेंट में, जिस बच्चे में प्रोटीन माल न्यूट्रिशन है, उस केस में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड और इंसुलिन अमाइनो एसिड्स का बना रहता है, जिसमें इंसुलिन बनता नहीं है, जबकि उसमें बीटा सेल हमारा सही है, लेकिन उसमें इंसुलिन बन नहीं पाता क्योंकि हमारा प्रोटीन डेफिशिएंसी है।
तो कई डॉक्टर जो अल्टरनेटिव मेडिसिन के डॉक्टर हैं, जो प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, तो वो सोचते हैं कुछ दिन के बाद जो है उसको अगर हेल्दी फूड, प्रोटीन, एनर्जी, मालन्यूट्रिशन ठीक हो जाता है तो डायबिटीज़ ठीक हो जाता है। तो ये कहते हैं कि देखिए बच्चे में जो डायबिटीज़ था वो हम ठीक कर दिए, फलना ड्रग्स को देके ठीक कर दिए। लेकिन इस कंडीशन में क्या था कि प्रोटीन, एनर्जी, मालन्यूट्रिशन था। अगर उसको टाइप 1 डायबिटीज़ रहता तो वो कभी रिकवर नहीं होगा। उस केस में आपको इंसुलिन देना ही पड़ेगा और हमेशा उसको देना पड़ेगा। अगर लेकिन वो ये कहते हैं कि बच्चे में डायबिटीज़ था, टाइप 1 डायबिटीज़ था, उसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं था, मैंने इसे इंसुलिन इसको मैंने ठीक कर दिया फलना दवा देके, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है कि इसीलिए मैंने सारा वेरिएंट बताया, टाइप 1, टाइप 2 बताया। प्रॉपर डायग्नोसिस होने के बाद ही इसका प्रॉपर इलाज करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं थोड़ा इंसुलिन के बारे में आपको बताता हूँ। इंसुलिन सीक्रेट्स फ्रॉम द बीटा सेल ऑफ द पैंक्रियाज, और इंसुलिन इज ए एनाबॉलिक हार्मोन। ये एक हार्मोन है, इट इज़ ए कंस्ट्रक्टिव हार्मोन फर्स्ट। सेकेंड, it regulates carbohydrate, fat and protein metabolism, increase uptake of the amino acids and potassium to the cell. Third, very important, it regulates blood sugar level by facilitating cellular uptake of the glucose। मतलब हमारा ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको इंसुलिन रेगुलेट करता है। कैसे करता है कि हमारे ब्लड में जो शुगर है उसको सेल की तरफ ले जाता है। शुगर क्या करता है? शुगर एक्ट्स सर्व्स एज ए एनर्जी। शुगर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ब्लड में जो शुगर है वो सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारा इंसुलिन वो ब्लड में जो शुगर रखा हुआ था उसको सेल की तरफ ले जाता है, और सेल में गेट होता है जिसको रिसेप्टर बोलते हैं। इसको ऐसे समझिए कि हमारे घर में जो गेट है, दरवाज़ा है, वो रिसेप्टर है, और कोई कुरियर आया सामान लेके तो गेट के थ्रू एंट्री करेगा। तो वही जो है ब्लड में जो शुगर है हमारा सेल में जाने के लिए वो रिसेप्टर के थ्रू इंसुलिन जो है ब्लड को जो है ब्लड में जो शुगर है उसको सेल की तरफ ले जाता है, और सेल में वो शुगर हमारा एनर्जी के रूप में यूज होता है। सेल में जो हमें एनर्जी चाहिए, सेल को जो एनर्जी चाहिए, हमें जो एनर्जी चाहिए वो शुगर प्रोवाइड करता है। लेकिन यही जब एक्सेस शुगर जब हो जाता है सेल में, तो ये इंसुलिन उस शुगर को वो लिपिड में कन्वर्ट कर देता है, फैट में कन्वर्ट कर देता है। इंसुलिन का एक काम लिपोजेनेसिस भी है। एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद एक्सेस शुगर वो हमारा लिपिड और फैट में कन्वर्ट हो जाता है। जो ओबेसिटी, हम जो फैटी हो जाते हैं, हमारा बॉडी वेट जो बढ़ता है तो ओबेसिटी के कारण, और दूसरा रिसेप्टर के थ्रू जाता है। इसीलिए जब कभी कभी इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है तो इसी रिसेप्टर में जब गड़बड़ी होता है, जिसके कारण इंसुलिन तो हमारा है लेकिन वो हमारे सेल की तरफ जो है शुगर को नहीं ले पाता है, एंट्री उसको नहीं मिल पाती है। रिसेप्टर में जब प्रॉब्लम गड़बड़ी रहेगा तब। तो इस तरह से आप इंसुलिन का समझ गए। अब चलते हैं सिम्टम्स की तरफ। तो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़? पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, वेट लॉस, देन वीकनेस। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ब्लड में हमारा शुगर है और हमारा इंसुलिन इनसफिशिएंट या इंसुलिन नहीं है या इंसुलिन रेसिस्टेंस है, तो हमें सेल की तरफ जो है ग्लूकोज, जो हमारा शुगर जो ब्लड में है
वो नहीं पहुंच पा रहा है और हमें एनर्जी की ज़रूरत है, सेल को एनर्जी की ज़रूरत है, तो सेल हंगर महसूस करेगा, भूखा महसूस करेगा, तो हमें ज़्यादा ईटिंग, पॉलीफेजिया, हमें ज़्यादा भूख लगेगी, हमें ज़्यादा खाने की ज़रूरत हमें मांग होगी, क्योंकि सेल को एनर्जी चाहिए, लेकिन ये एनर्जी हमारा ब्लड में है, सेल की तरफ नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इंसुलिन इनसफिशिएंट है, इंसुलिन रेसिस्टेंस है, रिसेप्टर में गड़बड़ी है, तो इसीलिए हमें पॉलीफेजिया। जब हमें ग्लूकोज सेल में जब एनर्जी नहीं मिलेगा, तो जो सेल के अंदर जो लिपिड है, जो सेल में जो हमारा फैट है, तो इसका लिपोलाइसिस होगा। लिपोलाइसिस प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन होगा, तो फैट, हमें एनर्जी चाहिए लेकिन हमें एनर्जी नहीं मिल पा रहा है, तो लिपोलाइसिस होगा, जिससे कि हमारा वेट लॉस होगा, फैट का हमारा ब्रेकडाउन होगा, तो हमारा वेट लॉस होगा। उसके बाद अगर हमारा ब्लड में शुगर ज़्यादा है, तो हम ऑटोमेटिकली ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, जिसके कारण हमारा यूरिनेशन ज़्यादा होगा, तो पॉलीयूरिया हो गया। और पॉलीयूरिया जब होगा तो ज़्यादा यूरिन होगा, तो ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगा, ज़्यादा प्यास लगेगी, तो ज़्यादा थर्स्टी फील करेंगे, तो हमें पॉलीडिप्सिया हो जाएगा। पॉलीडिप्सिया के बाद उसके बाद हमारा शुगर चूँकि ज़्यादा है ब्लड में, तो ये किडनी के थ्रू यूरिन में ब्लड शुगर, यूरिन के थ्रू शुगर निकलेगा, तो ग्लाइकोसूरिया कहलाएगा। और जब ये सब होगा तो हमारा वीकनेस फील होगा। तो हम ये देखते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो इंसुलिन की सिक्रीशन होती है, और ये इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। ये हमारे ब्लड में जो शुगर है उसको सेल की तरफ ले जाता है, जहां हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और एक्सेस ऑफ शुगर वो फिर फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमारा वेट गेन और ओबेसिटी होता है। तो जब हमारा ओबेसिटी जब होगा तो हमारा इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ेगा, हमारा रिसेप्टर में प्रॉब्लम आएगा। सेकेंड, जब हमारा वेट गेन होगा, ओबेसिटी होगी, तो हमारा डोज का रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट हमारे डोज को एडजस्ट करना पड़ता है, तो इंसुलिन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। और जब ज़्यादा इंसुलिन का जब ज़्यादा इंसुलिन का रिक्वायरमेंट, जब ज़्यादा इंसुलिन का डोज पड़ेगा, तो हाइपोग्लाइसेमिया ना हो उसके लिए हम ज़्यादा ईटिंग करते हैं, फूडिंग। उसके बाद हमारा वेट गेन और बढ़ेगा, इंसुलिन और सिक्रीशन होगा जिस मेंटेन करने के लिए, तो हमारा वेट गेन और होगा, और ये एक विशियस साइकिल चलते रहता है। मतलब हमारा वेट गेन होते जाता है, हमारा इंसुलिन का डोज बढ़ते जाता है, और हमें पता नहीं रहता है कि ये इंसुलिन का रेसिस्टेंस है, या इंसुलिन रिसेप्टर की गड़बड़ी है, या इनसफिशिएंट इंसुलिन है। इसीलिए हमारा प्रॉपर डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ है तो ये क्या चीज़ है, क्योंकि हमने अंडर स्ट्रेस डायबिटीज़ देखा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी देखा, उसके कारण भी ब्लड शुगर का लेवल बढ़ता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इंसुलिन रेसिस्टेंस तो नहीं है, रिसेप्टर की गड़बड़ी के कारण तो नहीं है। अगर रिसेप्टर गड़बड़ी के कारण नहीं है तो हमारा इंसुलिन की मात्रा बॉडी में सही है या ज़्यादा है या कम है। अगर कम है तो हमें ड्रग्स देनी पड़ेगी, इंसुलिन देनी पड़ेगी इंसुलिन बढ़ाने के लिए। लेकिन वो एक बैलेंस में चलता है, जिससे आपका ओवरवेट भी आप ना हो, और उसके बाद आपको एक डिसिप्लिन लाइफ, फूडिंग हैबिट, हेल्दी लाइफ स्टाइल आपको होना पड़ेगा।
आपको डेली योगा एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि इंसुलिन रेसिस्टेंस ना हो, रिसेप्टर सही हो। तो आपको 30 मिनट्स योगा एक्सरसाइज, जॉगिंग, रनिंग, स्पोर्टिंग और 30 मिनट्स आपका एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बना चुका हूँ, डेली रूटीन ऑफ ए पर्सन इन लाइफ टू कीप हेल्दी, फिट एंड डिजीज फ्री। आप डेली रूटीन डैश दे के डॉक्टर शिवालकर सर्च कीजिए, आप उस वीडियो को देखिए। उसमें फूड हैबिट, वाटर हैबिट, स्लीपिंग हैबिट, जितना भी हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए आपको डेली रूटीन चाहिए वो मैंने आपको उसमें डिटेल में आपको समझाया हूँ, वो आप देखिए। दूसरा, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम पे मैंने 3 वीडियो बनाया हूँ। डेली मॉर्निंग योगा डैश देकर डॉक्टर शिवालकर सर्च कीजिए, उसको अब देखिए, वो डेली कीजिए, जिससे आपको जो है आपके रिसेप्टर इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेगा, आपको पैंक्रियास को हेल्दी रखेगा, बीटा सेल को हेल्दी रखेगा। थर्ड, आपको वर्किंग आवर में क्या आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए वो भी है। प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। थर्ड, लाइफ स्टाइल डिजीज डैश देके डॉक्टर शिवालकर सर्च कीजिए, मैंने लाइफ स्टाइल डिजीज पे भी वीडियो बनाया हूँ जो कि आपको डायबिटीज़ में हेल्प करेगा, क्योंकि डायबिटीज़ एक लाइफ स्टाइल डिजीज है। तो इसको देखिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़, जितने तरह का इन्वेस्टिगेशन है डायबिटीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए मैं बताऊंगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा वो, उसे आप मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द बनाऊंगा। अगर आप वीडियो को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो टॉपिक को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके और आप भी इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के पुण्य के भागी बने। बच्चों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। बी हैप्पी, बी हेल्दी। नमस्कार।